बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, एक सुपर पावर क्या कर सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर पूरी दुनिया में दीगर काफ़ी ममालिक के ऊपर लगाए, उससे हमें समझ आई है। और ख़ास तौर पर जब वो टैरिफ लगाए गए उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज थी मुख्तलिफ ममालिक की, उन पर क्या उसका असर पड़ा और ख़ुद अमेरिका पर उसका क्या असर पड़ा, ये हमारे सामने रहा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमसे काफ़ी मुल्कों ने रब्ता किया तो हम 90 दिन के लिए मौखर कर देते हैं, 10% सिर्फ ये टैरिफ रहेगा बाकी ममालिक पर। लेकिन चाइना पर मौखर नहीं हुआ और चाइना पर उन्होंने टैरिफ को मज़ीद बढ़ा दिया, तकरीबन 125% कर दिया गया। चाइना की जानिब से भी जवाबी टैरिफ लगाया गया और अब ऐसा लग रहा है कि यूएसए वर्सेस चाइना ही है और शायद डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चाइना पर ही टैरिफ लगाना चाहते थे और बाकियों को तो बस उसको बैलेंस करने के लिए लगाया था। ये तो 90 दिन के बाद पता लगेगा। लेकिन इससे एक जो डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं जो इस टैरिफ और तिजारती जंग से, वो ये कि तमाम इंडस्ट्री वापस अमेरिका के अंदर आ जाए। लेकिन फिर आज हम बुनियादी तौर पर ये सवाल डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इंडस्ट्री अमेरिका से निकल कर ख़ास तौर पर चाइना या दीगर ममालिक के अंदर गई क्यों। हमने इससे कबल जब ये पाकिस्तान पर टैरिफ लगा था या दीगर पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक पर टैरिफ लगा था तब बात की थी, तो ये बात की थी कि पाकिस्तान या दीगर ममालिक के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका के अलावा दूसरी मुल्कों के अंदर भी जो है वो अपनी चीज़ों को भेज सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं। तो क्या उस अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी क्या हो सकता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, एक यही मामला नहीं है टैरिफ का, उनकी जानिब से और बहुत से मामलात हैं जिस पर उनकी जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है या वो मौक़िफ़ जो कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर सकता है। एक तो ये टैरिफ का मामला हो गया, दूसरा ईरान का मामला भी है। ईरान के साथ भी आज उनके मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं अमेरिका के, और अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या क्या डिस्कशन होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर एक हमला किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से ईरान पर। तो मशरक़ वस्ता के अंदर क्या सूरत हाल हो जाएगी इस मुज़ाकरात के बाद भी, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, पीजे साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, ये तिजारती जंग जिसको कहा गया और जिससे ना सिर्फ पूरी दुनिया मुतासिर हुई बल्कि ख़ुद अमेरिका मुतासिर हुआ, ख़ुद उनकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मनफी चली गई, आप क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा। ये 90 दिन के लिए मौखर किया गया, डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल करना चाह रहे हैं इससे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, सबसे पहले 2-3 गलतफहमियां हम दूर कर लेते हैं। पहली गलतफहमी ये है कि ट्रंप साहब आए हैं तो उन्होंने आके चीन के बारे में ये सारे इकदाम किए क्योंकि सेंटर में चीन है। वो चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी लोगों को भूल गई। लोगों को भूल गया कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ब्रसल्स में एक पूरी कॉन्फ्रेंस की जिसमें नेटो की तमाम कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन बैठ के उन्होंने अलल ऐलान कहा कि वी नीड टू कंटेन चाइना, चाइना इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट, और उसमें बहुत सारे जो हैं वो हिसाब किताब उन्होंने डिटेल में बताए। लिहाजा ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके टैरिफ में ये कर दिया, फलाना कर दिया, चीन के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, साउथ चाइना सी में फलाना, ये पुरानी बात है। सिर्फ ये है कि तरीका नया है। पहली बात तो ये हम क्लैरिफाई कर लें। ठीक। दूसरी बात ये क्लैरिफाई कर लें कि ये जो अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप की कोई अपनी ज़ाती जायदाद नहीं है। ये एक मुल्क है और इस मुल्क में सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही नहीं होता, बाकी लोग भी होते हैं, दूसरी पार्टी भी मौजूद है, बाकी और लोग भी थिंक टैंक्स हैं, वहाँ पे मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ पे और हिसाब किताब भी है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप सब कर रहे हैं वो नया क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको देखते हैं। वो नया ये कर रहे हैं, उन्होंने जो सारी बातें पहले किताब में थी, स्ट्रेटजी में थी कि फलाने मुल्क के साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और उसको ढके छुपे अल्फाज में प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बताया, उन्होंने उसको खुल के बताया है। और उसमें उन्होंने कोई यानी लै तो लाल नहीं रखी, कोई मिन्स वर्ड नहीं किए, वर्ड्स उन्होंने मिन्स नहीं किए, साफ साफ बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हुई है, टैक्टिकल लेवल पे कुछ चेंज आया है, लेकिन अमेरिका वही अमेरिका है, चाइना वही अमेरिका है, हदफ वही है। इसमें सिर्फ एक और चेंज इन्होंने किया अपनी स्ट्रेटजी में, वो ये कि दुश्मन तो दुश्मन है, दोस्तों को भी डरा के रखा है। अब इसमें यूरोप का क्या कसूर था, ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं।
उसमें भी आपको ये बताऊं कि तीसरा उसका पहलू जो है ना, जो अभी रिसेंटली सामने आया है, वो ये है कि डराओ, डर गए तो ठीक है, नहीं डरे तो वापस ले लो, नहीं डरे तो वापस ले लो। और फिर उसमें एक और यू टर्न हमें नजर आता है कि अगर इलॉन मस्क जो है वो अपने बेटों और बच्चों और फैमिली के साथ नजर आता है, इस वक्त वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अगर आपने आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों को देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आपने सवाल किया है, तो उसमें ये फैक्टर्स रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका इनकी कोई अपनी जायदाद नहीं है और ये अकेले नहीं हैं, इसके पीछे सारे स्ट्रेटेजिस्ट, तमाम थिंक टैंक्स, तमाम मल्टीनेशनल्स, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इनके साथ हैं। अच्छा, अब ये कहना कि जी कनाडा के साथ वो क्यों कर रहे हैं, मैक्सिको के साथ वो क्यों कर रहे हैं, पनामा कनाल के साथ वो ये नहीं कर सकते, और इससे पाकिस्तान को चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा पाकिस्तान को सिर्फ अपना देखना है कि 29% टैरिफ है जो अब 10% हो गया है, इसका क्या इलाज करना है। और पाकिस्तान ने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है कि जो तखमीना लग गया हुकूमती लेवल पे कि तकरीबन $1 अरब का नुकसान होगा अगर ये 29% टैरिफ लगता है। यहां पे थोड़ी सी एक और गलतफहमी दूर करने की बड़ी जरूरत है। देखिए, जब ग्लोबल मार्केट्स डिसरप्ट होती हैं ना, जब ग्लोबल मार्केट्स में इस तरह का जल्जला आता है जिस तरह के आज हमने इस्लामाबाद में महसूस किया, ऐसे झटका लगता है, आपको पता लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में ये हो रहा है, तो उसका बिला वास्ता न सही, बिल वास्ता न सही, किसी न किसी तरीके से आप पे फर्क पड़ता है, तेल की कीमतों से लेके बाकी तमाम प्रोडक्ट्स पे। लिहाजा हमें उसका भी ख्याल करना है, लेकिन जो असल ख्याल पाकिस्तान में करना है वो 3-4 चीजों का है। उस पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं जी। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और उसमें यह कहना है कि जी डेस्परेट टाइम्स डिमांड डेस्परेट मेजर्स, यह गलतफहमी दूर कीजिए। ये डेस्परेट टाइम्स तो जरूर हैं, लेकिन डेस्परेट मेजर्स हमने नहीं लेने, हमने बड़ी सोच समझ के कदम उठाना है, क्योंकि इसमें स्टेक्स बड़े हाई हैं। एक तो टैरिफ की जंग है, तजारत की जंग है, उन्होंने सारे एड्स बंद कर दिए, उसका हमने हवाला देना है, तो उसका हमने ख्याल करना है। दूसरा यह है कि चाइना जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो इस वक्त मुसीबत में है, और उसको बड़े बैलेंस तरीके से हमने ये बताना है कि ठीक है अमेरिका हमारा जो है वो भी हम उसके साथ यानी ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे थोड़े से जो पॉइंट्स हैं ना चाइना के साथ साइनो पाकिस्तान रिलेशंस में, उसमें हम उनके साथ हैं, और वो सबके सामने नहीं किया जाता, ये हमने करना है। और देखना ये है कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर फर्ज करें कि आपके कुछ 6 बिलियन या $7 बिलियन यानी 6-7 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, उसको डाइवर्सिफाई कैसे करना है, वो किस तरीके से आपने अपने आपके जो अपने ताजिर हैं, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कैसे सहूलत देनी है, और खाली बिजली सस्ती करके नहीं, उनके लिए प्रैक्टिकल इकदाम करने हैं। ये सारा कहने के बाद बॉटम लाइन में ये निकालूंगा कि ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि ट्रंप जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका के लिए कर रहा है, उसका हमारे से लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है कि हमने अपनी पॉलिसी को किस तरह साफ ठीक कर रखना है, सीधा रखना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमें अपने घर को ठीक करना है, किबला दुरुस्त करना है। अच्छा नजमुल साकिब साहब, आप ये जो कह रहे हैं कि वो जो कर रहा है वो अमेरिका के लिए कर रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट्स तो हमारी स्टॉक्स में भी होते हैं, और आपने खुद बताया कि हमें कितना नुकसान होगा। क्या दुनिया तैयार थी जो कुछ ट्रंप करना चाह रहे थे? क्या चीन तैयार था? वो शॉक्स एब्जॉर्बर हम में होने चाहिए, वो हमें शॉक्स एब्जॉर्बर होने चाहिए। बदकिस्मती से हमारी मुआशी बहाली का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी अपनी नेसेंट स्टेज पे है, अभी नया नया है, और उसमें ये जो अभी यानी जिस पे हमने बात करनी है, ये जो आपके बैरक गोल्ड और वगैरह, ये जो सारे सैंडेक और ये आपका रिकोडिक वगैरह है, ये एक रास्ता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे नहीं। हमने ये सारी चीजें जरा सहज सहज से, जरा ध्यान से देखना है। वो नी जर्क रिएक्शन नहीं देना कि उधर से ये आया है हम ये कर देंगे, और पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरी बात लिख लीजिए। जो चाइना उसको कह रहा है कि आप 10 करेंगे, हम 20 आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, वो एटीट्यूड पाकिस्तान नहीं रख सकता। लिहाजा उसमें आपने अपनी हिसाब किताब भी देखने हैं कि हम प्रोपोर्शनेटली किस तरह रिएक्ट कर सकते हैं। नाराज नहीं करना, लेकिन अपने लिए किबला दुरुस्त करके
रास्ते निकालने। वैसे पीजे मीर साहब, हम रिएक्ट करने की हालत में हैं भी नहीं कि हम स्ट्रांगली कोई रिएक्ट करें, लेकिन मैं देख रहा था कि जो वज़ीर तिजारत थे डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के, उनसे जब पार्लियामेंट में पूछा गया टैरिफ्स के हवाले से तो उनको खुद इल्म नहीं था। तो ये इन फैसलों का ऐसा लगता है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही इल्म होता है। आपको लगता है कि इससे खुद अमेरिका को भी नुकसान होगा जिस किस्म के इकदाम वो कर रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पर जितने एग्रेसिव वो इस टर्म में आए हैं, पिछली टर्म में इतने एग्रेसिव हमें नज़र नहीं आए थे? ये एक गवर्नमेंट ने पहले एक ब्लफ खेला था और वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। डेविड कैमरन के अंडर उन्होंने एक रेफरेंडम कॉल कर दिया था कि भाई यूरोपियन यूनियन में रहना है नहीं रहना। वो ब्लफ फेल हो गया और मार्जिनल था, इतना भी नहीं था कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ब्रेक्सिट हो गई। आज रो रहे हैं कि ब्रेक्सिट नहीं होना चाहिए था। एक ब्लफ को कॉल ऑफ हो गया। वो क्यों हुआ? इमिग्रेशन, आपकी लेबर जो थी उसको रोमेनियंस, लिथुएनियंस और जो दूसरे पोलिश स्टेट्स थे उन्होंने कट डाउन आके किया। अमेरिका के अंदर भी यही हो रहा है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर एक मादनियात के हवाले से इन्वेस्टमेंट फ़ोरम का इनेकाद किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर पूरी दुनिया से जो है वो इससे इंटरेस्टेड लोग आए, और ये पाकिस्तान में इस नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान के पास क्या है। मैं भी चाहूँगा कि मेरी प्रोडक्शन टीम जो है ये मैप फुल स्क्रीन पर चलाएगी, जिसको आप देख सकेंगे कि इस मैप को देखकर लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं है, और इसमें डिफ़ाइन किया गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको मादनियात नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि हम मकरूज़ कैसे हो गए अगर इतना कुछ पाकिस्तान के अंदर था। और फिर बचपन से हम, जब से मैंने होश संभाला, हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास हर वसाइल मौजूद हैं, फिर मादनियात मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उसको यूटिलाइज़ कर पाए? तो चले, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी हमने ये फैसला कर लिया कि हम अपनी इन मादनियात को यूटिलाइज़ करेंगे और इनसे हम पूरी दुनिया को इन्वाइट करेंगे, उनको, उन इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि पाकिस्तान एक साजगार मुल्क है, उनके खदशात को दूर करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से। लेकिन एक अहम चीज़ है जो हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे कि उन इन्वेस्टर्स को ये यकीन दहानी भी चाहिए होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपके मुल्क के अंदर हो, और अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो भी तो जो मुआहदे आप हमसे कर रहे हैं या जिस चीज़ पर आप एग्री कर रहे हैं वो कल को जाकर तब्दील ना हो। हमारे साथ जो आज आप कर रहे हैं वो कल उसी तरह जारी रहे। तो ये भी यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस फोरम के अंदर करवाएगी, और बहुत से MOU साइन भी हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो पीजे मीर साहब, ये सब कुछ हमारे सामने है, हमारे मुल्क में मादनियात हैं, सब कुछ है, इसको अब यूटिलाइज़ कैसे करना है? क्या ये बेहतरीन तरीका है? क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस इससे पहले भी हुई हैं, ये अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 2023 में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे इसको, जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो हम उसको ताबीर कर पाएंगे? हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी, लेकिन अब अगला सवाल होता है कैसे। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है मैनेजरियल प्रॉब्लम। हमारी जो मैनेजमेंट है वो स्लैक है, वो डोसाइल है, प्लासिड है, और आप यहाँ कोई भी काम कहीं भी कह दो तो जब तक आप 4 दफ़ा नहीं कहेंगे आपके काम नहीं होते कहीं भी। ये क्यों है? क्योंकि एज ए नेशन हम एक स्लम्बर के अंदर हैं। अब आपने मिनरल्स की बात की, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के अभी तो आप इधर की है, आप आज़ाद कश्मीर में जाएं, कोटली के एरिया में जाएं, वहाँ आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको हर किस्म का रॉक्स मिलेगा। वहाँ 47 के बाद, मैं आपको बताता हूँ, 47 के बाद ये माइनिंग शुरू उधर हो गई थी, अभी भी है। क्वेश्चन इज़ कि हमने क्यों नहीं एक्सप्लॉइट इसको किया पहले? बिकॉज डोसाइल, स्लीपी। अब आपके पास कोल की बात आती है, शेल कोल आपको डिस्कवर हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। आपके पास एक एक्सपर्ट बैठा है इधर जिसने आइडेंटिफाई किया था, असलम संजरानी, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं उधर इसके सिंध के। आपके पास बड़ा ब्रेन है, ज़ौक, ब्रेन को यूटिलाइज करने की चीज़ है। जब तक आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप, वो कहते हैं ना, बार बार हमेशा वो कहते हैं ना, पुराना बैंड बजाता हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब तक आप इसको नहीं लेके आओगे, हम यही वो कहते हैं ना, राउंड एंड राउंड,
वो रिंगा रिंगा रोजेस हम करते रहेंगे। वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दैट सिंड्रोम। अब रेकेडिक, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था जिस दिन हेयरिंग हुई है, उस दिन पूरी स्क्रीन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस इफ्तिखार थे, वो हेयरिंग कर रहे थे, खलील रामदे थे और एक और आई फॉरगेट द जज। तो ये सारे बैठे थे, भरा था कि जी आप हमें प्रेजेंटेशन दें। कोर्ट्स का काम नहीं है ये, गवर्नमेंट्स का काम है ये। गवर्नमेंट्स देखती है कि उसके प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे, क्या होगा। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ कोर्ट्स करती है। भाई ये आपके पास कोई नहीं आएगा बाहर। जब हर चीज़ जब आप कोर्ट्स के थ्रू चाहेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी क्या है। सो बेसिकली लेट द गवर्नमेंट डू इट्स जॉब एंड वो करेगी। कोई गवर्नमेंट जो होती है वो अपने शहरियों के खिलाफ हमारे गवर्नमेंट के और मसाइल हैं सर, हमारे गवर्नमेंट के ये मसाइल है ही नहीं। ज़ौक बात यह है कि मसाइल होंगे, होते रहेंगे और आगे भी होंगे। द क्वेश्चन इज हमें गवर्नमेंट के अंदर अपने कॉन्फिडेंस रिपोज करना है। हम हर जो गवर्नमेंट आती है हम उसको गिराने के चक्कर में हो जाते हैं। और यार कहीं तो ठहर जाओ। आपके पास ये जिसकी आप बात कर रहे हो, मिनरल्स की बात कर रहे हो, आपके पास मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स का आपका बिजनेस यहाँ पड़ा हुआ है। एक्सकवेशन की आपको ज़रूरत है। सो द क्वेश्चन इज हमने क्यों नहीं किया? जैसे मैंने पहले कहा है, हम वी आर लेजी, वी आर स्लो एंड हमें जब तक मार नहीं पड़ती है हम सीखते नहीं हैं। 35A और 370 किधर से आ गया था? सो रहे थे ना, अगलों ने काम अपना कर दिया। सो वीव गॉट टू वेक अप। गलतियां हुई हैं बट उन गलतियों को छोड़ दो, हमने आगे बढ़ना है। और आगे एक ही तरीके से बढ़ोगे, अपने अंदर आपको आप कहते हैं ना, री इन्वेंट करें, मोटिवेट करें एंड थिंक फॉर द कंट्री। दैट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पे ये बताइएगा, बलूचिस्तान में काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ उठना शुरू हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज खा गए, हमारे रिसोर्सेज ले गए। किसी और जगह काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर डाका डाल दिए। ये आप एक डॉक्टर मेंगल नहीं, एक और थे, भुक्ति। हम मॉस्को गए, हम पाकिस्तान का पहला मीडिया डेलीगेशन। हम जब मॉस्को गए, फिर सेंट पीटर्सबर्ग, रशियंस जो थे वो इस तरह हमारे खिलाफ थे आफ्टर द सोवियट्स कि इस तरह लगता था कि पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन, किसी ने बात नहीं की थी। वहाँ ये जो हमारे डॉक्टर थे बलूचिस्तान के, ये भागे हुए थे उधर। अब वो कन्वर्ट हो गए। He was a renegade, now he's converted back. He's back in the fold, क्योंकि उनको जब पता चली हकीकत जो अब आपने टच किया इसको, हमें जब तक कांटेक्ट नहीं होगा बलूचियों के साथ ऑन एवरीडे बेसिस, तो आपका ये जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हिंदुस्तान कराता है, तो ये तो वो करता रहेगा। और हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि आप अफरा तफरी पैदा करो। ठीक है, हमारा काम है हम अपने घर को दुरुस्त करें। दैट्स द वे फॉरवर्ड। नजमुल साकिब साहब, मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप देख लें कि अगर रिसेंट पास्ट में कोई वर्ल्ड में एग्जांपल देखनी है तो वो हम यूएसए और यूक्रेन का देख सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की थी वो इसी बात पर थी, मिनरल्स में वो अपना हिस्सा मांग रहे थे। मैं अगर पाकिस्तान में जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो मैप भी हमने चलाया, मैं वो भी बयान यहाँ पर करना शुरू कर दूँ तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ होने के बावजूद हम क्यों उसको अब तक यूटिलाइज़ नहीं कर पाए? और फिर मेरे वज़ीर आज़म ने हमें एक और ख्वाब दिखाया है कि अब यहाँ पर एक नई किस्म की मईशत के अंदर नई तब्दीली आ रही है, वो मिनरल से आ रही है। तो हम उसको कामयाब कर पाने में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह बेहतर तरीके से हम उसमें कामयाब हो सकते हैं? आप मुझे ये बताइए ज़ौक कि अगर आपके पास कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चीता है, आपको मिल गया है, अब आपने उसका करना क्या है? आपको उसको संभालना आता है, आपको पता है इसको किस तरीके से राम करना है, किस तरीके से सिधाना है, क्या क्या इसकी खुराक है, किस किस तरीके से आपको। तो खाली एसेट्स का होना ये काफ़ी नहीं होता। असल चीज़ जो है उस पर दो पहलू है, जो आपने कहा ना कि मकरूज क्यों है और फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं फलाना। सबसे पहले बात यह कि आपको ये सारे चीज़ें जो आपके मिनरल्स हैं ना, चाहे उसमें तांबा है, सोना है, आपका कोयला है, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो आपके पास है नहीं। नंबर दो क्या चाहिए होता है? नंबर दो चाहिए होता है कि आपके सूबे जो हैं वो मिलके विफाक का सोचे और विफाक जो है वो सब सूबों के लिए सोचे। ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, लिहाजा वो एसेट्स आपके पड़े हुए हैं। वो चीता आपके यानी ड्यूटी में बंधा हुआ है और आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी ताकत मौजूद है। बस उस चीते पे टिकट लगा के हम दुनिया को दिखा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो, तो सब नहीं, दुनिया को छोड़िए,
दुनिया को छोड़िए, हमारे अपने गवर्नेंस के मसले हैं। और ये जो सैंडिक का आप जिक्र सुनते हैं या रिकोडिक का सुनते हैं या ये बैरक गोल्ड का सुनते हैं, ये आप बरस हो गए हैं, ये पहली दफा नहीं सुन रहे। और ये बैरक गोल्ड पहली दफा नहीं आई, और इसने ये जो बात की है ना $2 बिलियन की इस यानी कॉन्फ्रेंस में, ये पहली दफा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कि इस दफा आपने 14 MOU साइन किए हैं जी। अब हमें ये हो रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जहां तक आपकी इन्वेस्टमेंट की बात है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बाहर के लोग आते हैं, ये आपको पैसा नहीं मिलता। और उसमें इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। उसको क्या लगे कि कौन है हुकूमत में, उसको क्या लगे कि खान अंदर है कि नहीं है, उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि जब वो इधर यहां पे आके अपना एस्टेब्लिश करे अपना आप, तो वो हिफाजत से रहे, वो ठीक रहे। और फिर उसने पैसे अगर यहां से भेजने हैं वापस, तो वो ठीक हो। और जब वो आए तो 1 विंडो ऑपरेशन हो। चारों चीजों का जवाब हमें मिलता है। 1 विंडो ऑपरेशन, आपके पास SIFC एस्टेब्लिश हो चुका है। सिक्योरिटी की बात है तो आपके आर्मी चीफ ने तो बात ही सिक्योरिटी से की है कि उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी दिलवाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि असल में ये जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, ये नेशनल स्टेबिलिटी के लिए है। इसका मतलब है स्टेक्स बड़े हाई हैं। अब आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, आपने उनकी एस्टेब्लिशमेंट, उनको हिफाजत दे दी, वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं और एक ही विंडो पे आके काम करेंगे और एक ही विंडो से उनको जवाब मिलेगा। मुझे ये बताइए तो कमी किस चीज की है? उस तरफ 2-3 चीजों की तरफ इशारा करूंगा, बात खत्म करता हूं। वो आपने सुना ना इकबाल का, जरा नम हो, तो वो जो नम है ना, मिट्टी जरखेज है लेकिन उस नम की कमी है। और वो नम क्या है? आप अगर अपने इनफरादी फवायद को देखेंगे तो ये आपको मैं अभी से ही बता रहा हूं कि ये सारे का सारा कोलैप्स हो जाएगा। अगर इज्तिमाई सोचेंगे तो उसमें मुझे नजर आ रहा है IMF तो ये गया, क्योंकि 5-6 साल 7-8 साल आपको इस पे लगेंगे, एकदम से तो नहीं होगा। गवर्नेंस आपने देखनी है और अपने सूबों को एक पेज पे लेके आए, अपनी टीम को तो सीधा करें। आप करते रहे, सारे प्लान बना लें, 10 की बजाय 40 MOUs कर लें। अगर कल को KP खड़ा हो जाता है कि नहीं जी मेरे ज़खायर हैं, मैं नहीं करूंगा, बलूचिस्तान उधर से वैसे ही थोड़ा सा नाराज है, क्या करेंगे आप? लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि आपको कौमी यकजहती की तरफ देखना है और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं सॉलिड किस्म के कि वाकईतन लोगों को पता लगे कि ये जो हुकूमत इस्लामाबाद में है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं और ये जो हुकूमत है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। साकिब रशीद साहब, अब ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूबों के हवाले से, अब इसमें हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ खबरें सुन रहे हैं कि वो वहाँ पर कोई रिफॉर्म्स आना चाहते हैं। तो ये भी हमने सुना कि कोई कह रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मिनरल्स पर हक जो है वो तो सूबों का होता है, तो वफाक कैसे फैसले कर सकता है, किसका हक है, ये हमारा आइन क्या कहता है? और दूसरा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं या PTI कह रही है कि इमरान खान की जब तक मर्जी नहीं होगी या वो हमें गो अहेड नहीं देंगे तब तक हम कोई तरमीम नहीं करेंगे, तो ये मामला क्या है? एक तो जो हम यकजहती की बात कर रहे हैं उसमें आपने देखा कि ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें अली अमीन गंडापुर हमें स्टेज पे नज़र नहीं आए। तो मेरे ख्याल में इसका भी एक नेगेटिव असर है। उनको होना चाहिए था वहाँ पे, वो एक उनको दावत ही नहीं दी गई या दावत दी वो आए नहीं, साथ उनका ताल्लुक है। लेकिन नहीं, दावत तो यकीनी तौर पर हो ही नहीं सकता कि उनको ना दी गई हो, दावत तो यकीनी तौर पर होगी। लेकिन कोई सूरत हाल ऐसी है PTI की कि अली अमीन गंडापुर समेत PTI के वो लोग जो सूबाई हुकूमत में हैं, वो कह रहे हैं कि जो बिल उन्होंने वहाँ से सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना है उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो उनका क्लेम है, कुछ ऐसा नहीं है कि सूबे के जो उनके मिनरल्स हैं या उनका जो हक है उस पर कोई हर्फ आएगा या उसके इख्तियारात वफाकी हुकूमत के पास चले जाएंगे, ये उनका क्लेम है। इसके बावजूद PTI के कारकुनान, लीडरशिप, अलीमा खान, सब लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल आपने नहीं करने देना। तो ये बड़ी हर्डल है, बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ वफाकी जो वफाक है, जो फेडरेशन है, उसकी तरफ अगर हम देखें
तो रिकॉर्डिक एक मिसाल है हमारे सामने। अब रिकॉर्डिक का मसला बना, उस वक़्त के इफ्तिखार चौधरी साहब इन्वॉल्व हुए, अदलिया ने जो है वो जहाँ पे उनका काम नहीं बनता था वहाँ इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद पाकिस्तान को $6 बिलियन का जो है वो हुआ, जुर्माना हुआ, या उस सूरत में फिर आपने कोई सेटलमेंट्स की, फिर जाकर वो 10-12 साल में ये चीज़ें अब जाकर तय हुई हैं। और इसको अब कौन तय कर रहा था? वफाकी हुकूमत। अब वफाकी हुकूमत ये कहती है कि ठीक है 18वीं तरमीम के बाद आपके हक है इन सब चीज़ों पर, लेकिन इस किस्म के जब मसाइल होते हैं तो वो सारे जब हमने हल करने हैं, सिक्योरिटी का हमने देना है, सेफ गार्ड्स, ख़ास तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको सूबा तो कोई सेफ गार्ड्स, कोई सिक्योरिटी वो तो नहीं देगा, सॉवरन गारंटीज उनको चाहिए होती हैं, मतलब ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। अब बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी ने आना है तो वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई नहीं आएगा। तो ये वफाकी हुकूमत का आर्गूमेंट है कि ये इतनी बड़े लेवल पे हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कहते हैं कि 90% शेयर जो है वो हमारा होगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये एक जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो वफाक और सूबे के दरमियान, और उसमें हर्डल जो है वो PTI की जो सूबाई हुकूमत है, और उसमें अलीमा खान साहिबा का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर आपने ये बिल पास नहीं करना, बेशक इसमें सूबे के मफादात के अगेंस्ट कुछ भी ना हो। तो ये अगर रवैया होगा तो मेरे ख्याल में फिर मसला होगा। 2023 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब बड़े लेवल पे हुई है, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक के जो गैर मुल्की जो वफूद थे यहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है, हमारी मईशत के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन दावे बड़े करना मेरे ख्याल में कबल अज वक्त है। मैं देख रहा था कि तकरीबन 8-10 साल पहले भी इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चनियोट में पता नहीं कौन से मादनी ज़खायर निकल आए हैं और पाकिस्तान में पता नहीं कितने $1 बिलियन आ जाएंगे। तो वो 10-12 साल तो गुजर गए, हमने नहीं देखा कि कहीं पे आए हों। इसलिए हुकूमत को भी ये चाहिए कि ठीक है आप काम करें, ग्राउंड पे नजर आना शुरू हुए, हमारी मईशत पे असर शुरू हुए, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि जी हमारे मादनी ज़खायर जो है वो निकल आए हैं और अब हमारी मईशत पे असर भी शुरू हो गया है। तो कबल अज वक्त बड़े दावे भी मेरे ख्याल में अच्छे नहीं होते। पीजे मीर साहब, ये हमने सारी जितनी भी बातें की हैं कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, वेरी गुड। इसका एक लकूना है, अगर कोई स्टेट बैंक का इस वक्त सुन रहा है या गवर्नर, याद रखें कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं 10 मिलियन के लेके आऊँ, आप सिर्फ 100,000 बाहर ले जा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि जो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि आप 100,000 से ऊपर साल में नहीं लेके जाएंगे, विल ही कम टू पाकिस्तान? आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते, अभी भी ब्लैक मनी जा रही है बाहर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, सच बोलो। सो आप जितना फैसिलिटेट करोगे लोगों को, अवाम खुश होगी, हुकूमत ठीक रहेगी और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। नहीं साहब, मैं मुख्तसरन आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। ये मुझे लगता है अभी हमारे माजी करीब की वाहिद ऐसी कॉन्फ्रेंस थी इतनी बड़ी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी, और फिर इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह मदऊ भी नहीं किया गया कि आप आए, आपके बगैर जो है वो हो भी नहीं सकती, आपका सूबा भी अहम है। तो हुकूमत को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं रही। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी भी ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत तो उनके बगैर चल रही है और सारा कुछ उनके बगैर हो रहा है। असल चीज़ ये हुई है कि PTI को ये पता लग गया है कि उनके एहतजाज करने से, उनका वावेला करने से किसी के कानों पे कोई जूं नहीं रींग रही, तो अब वो खुद भी ठंडे पड़ गए हैं। और बात कहाँ पे हुई है कि ये होने दीजिए, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फलां रुकावट हम डालेंगे, और असल बात ये है कि वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ पे के सुनवाई हुई तो सारे के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब मुसीबत ये है, दरवाजे के आगे तो खड़े हैं, दस्तक भी दे रहे हैं, अंदर से कोई आके दरवाज़ा खोल नहीं रहा। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे है पाकिस्तान सुपर लीग की बात, और हमारे पैनल में से किसकी टीम जीती कल, किसकी टीम हारी, क्यों जीती, क्या परफॉर्मेंस रही, इस पर बात एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी ही एक पुरवकार किस्म की तकरीब का इनेकाद किया गया और बड़ी उम्दा तकरीब थी। हम गुज़िश्ता सारी तकरीबात को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कल देखा हमने जिस तरीके से वो इनेकाद किया गया। नजमुल साकिब साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो उसने कल अच्छा आगाज़ किया। पहला मैच उसने लाहौर कलंदर्स को हराया। पीजे मीर साहब से भी पूछेंगे, उनकी टीम हारी है, लेकिन आपने कल के मैच में जो परफॉर्मेंसेस थी उनको कैसे देखा? देखिए जी, पहले तो इस तकरीब की बात करते हैं। देखिए, आबदा परवीन का सूफियाना कलाम है, स्ट्रिंग्स की रॉकिंग और पॉपिंग है, और उसके बाद अबरारुल हक और अली जफ़र के भंगड़े हैं और उनके डांस हैं, और उसके बाद जो मुझे चीज़ समझ में नहीं आई वो ये कि जितने गुलकार भी आए उन्होंने रात का वक्त ये शेड्स लगाए हुए थे, उन्होंने गहरे शीशों की ऐनक पहनी हुई थी, और तो केड़ी ग्लेयर पै रही है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। बाकी सब चीज़ों की समझ आई, बड़ा मज़ा आया। और जिन लोगों ने ये तकरीब नहीं देख सके वो यूट्यूब पे देखें, अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम खुश हुए, हमें अच्छा लगा कि ये मेरा पाकिस्तान है और इसमें एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बड़ा ठीक खेली है, तो मानते हैं ना आप। अब उसमें 4-5 मैंने यानी वो उसमें से अपने तासुरात हैं जो फटाफट आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला शफीक के आपको वो 3-0 याद है, और कल की उसकी परफॉर्मेंस देखी आपने जी। अकेला ही था बेचारा, अकेला ही खेल रहा था, और जिस तरीके से उसने बाहर निकल के मारा है, कमाल कर दिया। और अब्दुल्ला शफीक को जो है ना वो 100 में से 100 नंबर। कहाँ गया वो शाहीन अफरीदी जो कि एक पहले ओवर में विकेट लेता था, आए हाय हाय, बड़ा नुकसान है। शादाब खान की बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी, मुझे तो यकीन ही नहीं आया यार, ये वही था जो अभी नायब कप्तान बन के कौमी टीम में खेल रहा था, मुरझाया हुआ। आपने जब कौमी टीम में आते हैं उस वक्त क्या हो जाता है। फखर जमान को मुझे लगता है कि उसको या तो घर से डांट पड़ी थी या उसको किसी अपने दोस्त से लड़ के आया था। 5-6 गेंदें उसने खेली हैं, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। वो किस चीज का गुस्सा आपको ये गुस्सा है कि आपकी टांग इस तरह मुड़ी और आप अनफिट हो गए और खेल नहीं सके, इसका गुस्सा इधर तो ना उतारें। अच्छा, उसके बाद नसीम शाह को जो सीधा यानी लॉन्ग ऑफ पे और लॉन्ग ऑन पे छिके पड़े हैं, मैं हैरान हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर आपकी फैन फॉलोइंग को 2 मिलियन है तो उसका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आखिरी बात इस वक्त की, देखिए बाबर आजम के साथ मुलाकात होती है डेविड वार्नर की, और वो जरा चेक करते हैं बाबर आजम के मसल्स वगैरह ना, तो पता ये चला कि बाबर आजम को चाहिए, आज वो यानी जल्मे वगैरह हो रहा है सारा कुछ, बाबर आजम को चाहिए कि अगर उसने वाकई छक्के लगाने हैं ना और खासतौर पे T20 में अपना बनाना है तो उसको थोड़े से वेट उठाने पड़ेंगे। बाकी जहां तक मेरी टीम की बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल हमारी टीम है, हम इस्लामाबाद से हैं, और कल बहुत बुरी तरह से हमने आपको हराया है। और लाहौर कलंदर वालों, अगली दफ़ा भी आप आएंगे, आपके साथ हम यही सलूक करेंगे, वो सलूक जो बादशाहों के साथ करते हैं। पीजे मीर साहब, मैं पीजे मीर साहब से पूछ रहा था ऑफ द रिकॉर्ड जब आए, मैंने कहा पीजे मीर साहब आपकी टीम आ गई, कहते हैं हम आगाज़ ऐसा ही लेते हैं। अभी तो अर्ली डेज है, अभी आपको कम से कम 10 मैचेस 5-6 मैचेस के बाद पता चलेगा कि आप ये जो लड़के ये रिदम में आते हैं किस तरह खेलते हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर एक टीम है जिसने कौमी टीम में काफ़ी प्लेयर्स आए वहाँ से, काफ़ी हैं। इनका कोच आकिब रहा है, वो अभी भी कंसल्टेंसी करता है आतिफ के साथ जो कि ओनर है उसके। बड़ा अच्छा यूनिट है, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने इक्विपमेंट अपना लाहौर में लगाया हुआ है लाहौर कलंदर्स ने, दैट इज़ वर्थ सीइंग। इनफैक्ट बाहर से क्रिकेट की टीम्स आती हैं और यहाँ प्रैक्टिस करती हैं और इनकी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करती हैं, सो दे डन अ गुड जॉब। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ प्रीमेच्योर है कि A, B, C, D, E, आई थिंक इस वक्त हमें जो देखना है कि लड़के ये जिनके हम नाम ले रहे हैं, ये लड़के किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और सेलेक्टर्स इनको किस तरह गेज करेंगे आगे वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने से। ये आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। PSL तो ठीक है, चलता रहेगा, हार जीत लगी रहेगी, लेकिन अफसोस ये है कि कल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्राउड्स वो इतने नहीं आए, प्रॉबली इसलिए कि जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर आप कह लो कि जो परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से शायद नहीं आए। लेकिन याद रखो कि मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, देखो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के पास फ्रेंचाइज है कि वो हर मैच जीतेगी या एक टीम हर मैच।
सपोर्ट करो लड़कों को और डिमोरलाइज ना करो। पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के अंदर हम ऐसी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं प्लेयर्स की, दैट्स नॉट गुड फॉर अस। कभी देखा है इंडिया के करते हैं इस तरह? कभी कोई नहीं इस तरह करता। सब मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस भी हैं और वो फिर बार बार की नाकामी की वजह से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस सबको वापस ले आएगी। यार वो हमें एक नहीं ना चाहिए, जिस तरह वो न्यूजीलैंड के साथ एक मैच में हो गया, हमने कहा वाह। वो हमें कैमियोज नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जब तक हमारे गेम प्लान के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और मैं समझो एप्लीकेशन नहीं आएगी और ये लड़के फोकस नहीं करेंगे अपने आप को, तो देन आप जो मर्जी कर लो, यही डिस्कशंस होती रहेंगी। ठीक है। और इस तरह ही हम आगे चलते हैं। साकिब रशीद साहब, बड़ी उम्दा बैटिंग की आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। अभी मैच का भी रिजल्ट जब आएगा तो फिर हम उसको भी आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस किस्म की बैटिंग आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने की और फिर कल किस किस्म की ओपनिंग सेरेमनी की, बड़ा मैच तो नहीं हुआ लेकिन सेरेमनी और फिर इसका आगाज़ एक अच्छे तरीके से होना, ये स्माइल ज़रूर लेके आया क्रिकेट फैंस के लिए। और कुछ लम्हात के लिए अब ये खुशी रहेगी पाकिस्तान के अंदर, खुश रहेंगे कुछ चीज़ों को भुला के, महंगाई और बाकी चीज़ों को। जी बिल्कुल, कल जो है वो ओपनिंग सेरेमनी जो थी बड़े पुरजोश थे। कल जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भी हमने देखा, अगरचे तमाशाई उस तरह नहीं आए। मेरे ख्याल में पीसीबी इस हवाले से कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तमाशाई हैं वो पहुँचें ग्राउंड्स में। कल इस तरह नहीं आए, फिर सिक्योरिटी की भी वजूहत होती हैं कि उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात इशूज़ आ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में फैंस जो है वो मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सेरेमनी हुई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान्स के जो ओनर हैं वो अली तरीन, वो पिछले दिनों भी और वो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि PSL पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि आपने जो है वो 10वां PSL हो रहा है कि इसमें कोई चेंजिंग तब्दीलियां आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान का एक ब्रांड है वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन उनको करनी चाहिए, बजाय इसके कि अब ये शुरू हो चुका है इसको तनकीद का जो है वो आप निशाना बनाने पे फोकस करें। ठीक मेरे ख्याल में इसमें कंट्रीब्यूट उनको करना चाहिए, बताना चाहिए, सजेशंस आनी चाहिए। पीसीबी भी यकीनी तौर पर उसको देखेगा। अच्छा, ये मैचेस तो हुए, एक खबर जो है वो कल बड़ी वायरल हुई, उस पर बड़ी बात हुई, वो थी मोहम्मद रिजवान उनके हवाले से। वो उन पे जो मजाक उड़ाया जाता है अंग्रेजी ना बोलने का, तो उन्होंने उसका जवाब पहली दफ़ा दिया। वैसे पहले भी हल्का फुल्का वो उसको करते रहे, लेकिन जवाब जो दिया है उन्होंने कहा कि मैं जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए अगर मैं फोकस हूँ, अगर मेरा फोकस जो है अंग्रेजी है तो फिर मैं प्रोफेसर जो है वो बन जाता हूँ। तो उन पे बड़ा तनकीद ये होती रही है। अच्छा, इस हवाले से हमने देखा है उमूमी तौर पर ये जो हमारे प्लेयर्स हैं डेफिनेटली उनका फोकस तो क्रिकेट उस पर ही होता है, लेकिन यह कि फुटबॉल में हमने देखा है कि वहाँ पे ट्रांसलेटर भी होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रांसलेटर्स होते हैं, क्रिकेट में भी होते हैं। यहाँ क्रिकेट में रवाज नहीं है तो फिर इस किस्म की सिचुएशन का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो ये भी एक उसके जवाब में ना उन्होंने एक और चीज़ भी की है, वक्त मुख्तसर है। मैं ये जो आप साकिब बात कर रहे हैं, जब मैं 2007 में पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर था, यही चीज़ ये लड़के उल्टी सीधी, आई ट्रांसलेटेड एवरीथिंग। इंजमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मैं ट्रांसलेट करता था, कोई और बात करता था। यू हैव टू हैव अ ट्रांसलेटर कि जिसमें आप बात कर सकें। आप बिल्कुल सही कहते हैं, वरना हम वो जो दूसरे होते हैं अंग्रेजी ज़बान नहीं है, हमारे लड़के मीनिंग अच्छा करते हैं लेकिन गलत निकल आते हैं, ताकि वो प्रेजेंट हो जाए, वो उनके जज्बात क्या हैं वो भी हो जाए। मुख्तसरन नजमुल साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, हमें अचानक पता लगा है कि कार वॉश पर लाखों लीटर पानी ज़ाया होता है, लिहाजा नए कार वॉश लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रूरी सवाल ये है कि लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी रेस्टोरेंट्स में रोज़ाना ज़ाया होता है, तो क्या नए रेस्टोरेंट्स बनाने पे भी पाबंदी लग रही है? ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, कोई भी मसला हो जिसका हल ना निकल रहा हो तो इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पर लगा दिया जाता है। गैर ज़रूरी सवाल ये है, हमें ये क्यों भूल जाता है कि पिछली हुकूमतों में हमारी भी हुकूमत शामिल थी, और हमें ये क्यों भूल जाता है कि जब अगली हुकूमत आएगी तो पिछली हुकूमत हमारी होगी। ठीक है, हमारे नाज़रीन इन सवालों के हवाले से और प्रोग्राम के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।